वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें। अगर इस वीडियो पर 20 कमेंट और 20 लाइक आ गए तो इसकी अगली वीडियो आज शाम तक आ जाएगी। फलक, तुम यहाँ हो? जगदीश जी ने फलक को देखा और उसने जल्दी से हाथ हिलाया। यहाँ आओ और बैठो, उसने अपने बगल वाली सीट की ओर इशारा किया। फलक आगे बढ़ी और बैठ गई। सामने वाले आदमी ने उसे देखकर एक दयालु और ईमानदार मुस्कान बिखेरी, लेकिन फलक ने देखा कि वह उसकी छाती को घूर रहा था, जो एक बहुत ही रूड हरकत थी। पापा, माँ की लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी कल है, वो 10 लाख जिसके बारे में मैं आपको कल रात बता रहा थी। जगदीश जी फलक की बात सुनकर बोले, फलक, चिंता मत करो, मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें वो 10 लाख नहीं दूंगा। जगदीश ने उसे बीच में रोका और उसे फलों का जूस पिलाया। लेकिन डैडी हमेशा तुम्हारा और तुम्हारी माँ का ख्याल नहीं रख सकते। तुम अब जवान नहीं रही, अब समय आ गया है कि तुम अपनी शादी के बारे में सोचो। एक अच्छा आदमी ढूंढो और शादी कर लो, फिर डैडी को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। फलक ने कोल्ड स्माइल दी, तो यह एक पोटेंशियल पार्टनर के लिए मुलाकात है? सामने बैठा आदमी कम से कम 40 साल का था, या तो उसकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसने शादी नहीं की, या शायद उसने कुछ समय के बाद तलाक ले लिया था। क्या वो जवान नहीं है? अगले महीने उसका 21वां जन्मदिन होने वाला था। पिछले 3 सालों से उसके पिता ने उसकी परवाह नहीं की और अब वो एक प्यार करने वाले पिता होने का दिखावा कर रहे थे। बस बस, फलक ने हल्की मुस्कान बनाए रखी और कहा, पापा, मुझे 10 लाख उधार दे दो और मैं इसे ब्याज सहित आपको लौटा दूंगी। मैं एक समझौता लिखूंगी। फलक, तुम किस बारे में बात कर रही हो? जगदीश जी का चेहरा गंभीर हो गया और वो अपना वाइन ग्लास टेबल पर पटकते हुए बोले, क्या मैं ऐसा पिता हूं जो किसी और की जान बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करूंगा? तो मुझे अभी पैसे उधार दो, फलक ने एलिगेंट ढंग से उत्तर दिया। तुम? जगदीश जी की उंगलियां कांप रही थी। तभी वहां एक आवाज आने लगती है। यह एक रिंगटोन थी। जगदीश जी का फोन बज रहा था। उसने सामने वाले आदमी से माफी मांगी और बाहर फोन का जवाब देने के लिए उठने से पहले फलक पर झपट्टा मारा। जब जगदीश जी निजी कमरे से बाहर निकले तो एक वेट्रेस ने बर्तन भेजे। ये गुलाबी मोमबत्ती के साथ सरलोइन स्टेक था। वेट्रेस ने मोमबत्ती जलाई। फलक ने हल्की खुशबू सूंघी। वेट्रेस के जाने तक फलक सोच रही थी कि क्या उसे जगदीश जी का इंतजार करना चाहिए। जब वो सोच रही थी तभी सामने वाला आदमी उठकर उसके बगल में बैठ गया। मिस फलक, देखने से ही यकीन होता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरा सरनेम यादव है। मैं तुम्हारे पापा का बिजनेस पार्टनर हूँ। मुझे पहली नज़र में ही तुमसे प्यार हो गया है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। फलक ने देखा कि उसने जगदीश जी की सीट ले ली है। वो जानती थी कि जगदीश जी वापस नहीं आएंगे। वो इतनी भोली है कि उसने अपने पापा से कोई उम्मीद क्यों रखी। उसने उस आदमी को एक जेंटल स्माइल के साथ देखा। आपकी उम्र के हिसाब से आपने पहले ही मेरे पिता जैसे हैं। आप अपनी योग्यता से बाहर किसी की तलाश कैसे कर सकते हैं? उस आदमी के चेहरे पर शर्मिंदगी की झलक थी। उसने दिखावा करना बंद कर दिया और एक क्रूर नज़र ने फलक को ऊपर से नीचे तक नापा। फिर उसने फलक की जांघ को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मिस फलक, क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? तुम्हारे पापा को तुमसे कोई परेशानी नहीं है। मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। फलक जल्दी से खड़ी हो गई, लेकिन उसने उस आदमी को खुद को छूने नहीं दिया। उसने फलों का जूस उठाया जो जगदीश जी ने उसे पहले दिया था और उसे उस आदमी के चेहरे पर फेंक दिया। तुम घर क्यों नहीं जाते और खुद को आईने में क्या नहीं देखते हो? वो मुड़ी और दरवाजे की ओर चली गई। उसका हाथ दरवाजे की कुंडी की ओर बढ़ा ही था कि उसे पता चला कि दरवाज़ा बाहर से बंद है। उसे चक्कर आने लगा। फिर उसके पैर कमज़ोर हो गए और उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं रही थी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। पहले गुलाबी मोमबत्ती में एक दवा थी। मिस फलक, भागो मत। तुम वैसे भी आज रात भाग नहीं सकती। बस मेरी बात मानो। उस आदमी ने अपना चेहरा पोंछने के लिए टेबल पर नैपकिन लिया। फिर वो फलक की ओर चला गया। वो पहले से ही अपनी बेल्ट उतार रहा था। फलक दरवाजे के सहारे झुक गई। उसे फिजियोलॉजिकली ही अनवेल महसूस हुआ और उसे दिल का दर्द भी महसूस हुआ। पिछली बार तब उसे ऐसा महसूस हुआ था जब अर्पित ने उस मॉडल के साथ खिलवाड़ किया था और अब उसके पिता ने उसे बेचने की कोशिश की। तुम्हें किसने ये करने को कहा है? भले ही मेरे पिता मेरे साथ परेशान न होना चाहते हो, लेकिन यह असंभव था कि वो किसी से मुझे ड्रग देने के लिए कहें और तुम्हें मेरा बलात्कार करने दे। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस फलक इतनी होशियार होंगी।
ये ठीक है कि मैं तुम्हें बता दूं, तुम बाद में वैसे भी मेरी हो जाओगी। ये तुम्हारी सौतेली माँ ने किया है। तुम्हारी सौतेली माँ ने मुझे बताया था कि तुम बहुत क्रूर हो और अगर कोई उपाय नहीं किया गया तो तुम हार नहीं मानोगी। फिर उस आदमी ने फलक के चेहरे को छुआ। अपनी त्वचा को देखो, तुम टी टाउन में नंबर 1 सोशलाइट के रूप में अपने नाम को सच साबित करती हो। कोई भी आदमी तुम्हारे शरीर को दबाना पसंद करेगा। मैं अपनी कैटेगरी से बाहर किसी की तलाश कर रहा हूँ। तब तुम मेरे पीछे आओगी। मैं चाहता हूँ कि बाकी सभी ईर्ष्या से जले जाएं। जेलस हूँ। मैं हर दिन तुम्हारे साथ मौज मस्ती करना चाहता हूँ। हाँ हाँ। फलक ने अपनी हथेली को चुटकी में दबाया और खुद को बेहोश होने नहीं देने की बहुत कोशिश की। ये वास्तव में श्रुति का काम था। वो जगदीश जी से पूरी तरह निराश थी। वास्तव में श्रुति और जगदीश जी में कोई अंतर नहीं था। जगदीश जी के जाने के बाद उसने उसे उस घिनौने आदमी के साथ अकेले रहने दिया। वो आदमी जगुआर की तरह उस पर झपटा। उसने फलक को उसकी गर्दन से पकड़कर दीवार पर धकेल दिया और उसके कपड़े फाड़ दिए। उसका व्यवहार बहुत ही असभ्य और घटिया था। लानत है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन तुम्हारे साथ मौज मस्ती कर पाऊंगा। मैं इसके बारे में सिर्फ सपने में ही देख सकता था। बेहतर होगा कि तुम मेरी बात सुनो, नहीं तो मैं एसएम के साथ आगे बढ़ जाऊंगा। उस आदमी ने फलक के चेहरे पर अपने होंठ रगे। एफसी के ऑफ, तुम बिगड़ैल हो। फलक ने अपनी जेब से सेल्फ डिफेंस के लिए रखा चाकू निकाला और उस आदमी के दिल पर वार कर दिया। वो आदमी तेजी से चकमा देकर दूर भाग गया और गाली देने लगा। उसने फलक के हाथ से चाकू छीनने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। पाक! उसने फलक को थप्पड़ मारा। फलक को पूरी तरह से कमजोरी महसूस होने लगी थी। उसने चाकू छीन लिए जाने के बाद उसे उस आदमी के थप्पड़ से चक्कर आने लगा। वो लड़खड़ा गई और उसका सिर दीवार से टकरा गया। उस आदमी ने उसके बाल पकड़े और उसके सिर को दीवार पर लगातार 5 से 6 बार बुरी तरह मारा। उसने उसके सिर को दीवार पर पटकते हुए गाली दी, किसने तुम्हें जंगली होने दिया? अगर तुम अपना सबक नहीं सीखोगी तो तुम आज्ञाकारी नहीं बन पाओगी। फलक दर्द से सुन्न हो गई। उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उसके माथे से एक गर्म गाढ़ा लिक्विड बह रहा था, जबकि खून की तीखी गंध उसकी नाक में भर गई थी। उसका खून बह रहा था। उस आदमी ने उसे कमरे में सोफे पर फेंक दिया और धमकी दी, अगर तुम अब भी आज्ञा मानने से इनकार करोगी तो तुम्हारे साथ और भी बुरा होगा। फलक सोफे पर सिमट गई। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा दूंगी। वो आदमी उछलकर फलक पर आया और फलक की जीन्स खींची। हाँ हाँ, आगे बढ़ो, जाओ और पूरी दुनिया को बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। हाँ हाँ। फलक की दृष्टि धुंधली हो गई क्योंकि वो सोफे पर कुछ इधर उधर टटोल रही थी। वो शराब की बोतल या कोई नुकीली चीज ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो उस आदमी को मार डालना चाहती थी। अगर वो उसे मार भी न पाती तो भी वो खुद को मार लेती। कम से कम ये बलात्कार और खुद को अपमानित होने से तो बेहतर होगा। हालांकि उसे कुछ भी नहीं मिला। खाने की मेज उससे इतनी दूर थी कि वो रेंग कर उस पर चढ़ना चाहती थी, लेकिन अचानक उसे अपनी जांघों पर ठंड महसूस हुई। उसकी जीन्स पहले से ही एंकल्स तक खींची हुई थी। वो अपने आंसुओं को और नहीं रोक पाई और वे उसके गालों पर बह गए। नहीं नहीं, प्लीज हेल्प मी। वो जानती थी कि मदद सबसे कमजोर और सबसे बेकार शब्द हैं। पिछले 3 सालों में किसी ने भी उसे बचाया नहीं था और न ही किसी ने उसे बचाने की कोशिश की थी। वो खुद पर निर्भर थी। वो भी खुद पर भरोसा करने की आदी थी। वो इस पल में डरी हुई थी। वो निराश महसूस कर रही थी। वो केवल मदद के लिए रो सकती थी। काश कोई उसे बचा सकता। फलक की चिकनी गोरी त्वचा को देखते हुए आदमी की आंखें लाल हो गईं। वो बेहद उत्साहित था। कच्चा बंद दरवाजा अचानक खुल गया। आदमी रुक गया और देखने के लिए मुड़ा। उसने देखा कि वेटर जो पहले बर्तन परोस रहा था, चाबियों का गुच्छा लेकर दरवाजे के पास खड़ा था। आदमी गुस्से में था। वो सोफे से उतरा और दरवाजे की ओर भागा। उसने उसे डांटते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरा मूड खराब करने की हिम्मत कैसे की? क्या मैंने तुम्हें जो पैसे दिए हैं, दे आर नॉट इनफ? वेटर पीछे हट गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आदमी उसे डांटना जारी रखना चाहता था, लेकिन वेटर के पीछे एक व्यक्ति बाहर निकल आया। अमन ने आदमी को देखा और पोलाइटली स्माइल करते हुए बोला, मैंने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। हु आर यू? अमन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक नाम कार्ड निकाला और उसे आगे बढ़ा दिया। उसने नाम कार्ड लिया और उस पर नजर डाली। हालांकि उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसने डर से अमन को देखा। तुम। अमन ने 2 बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और वे उस आदमी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए आगे आए।
इट इज़ अ सोसाइटी गवर्न बाय लॉ। मैं तुम्हारे भीतर की आग को शांत करने के लिए पुलिस स्टेशन भेज रहा हूँ, वहाँ तुम्हारी आग को अच्छे से शांत किया जाएगा। जब भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा तुम वापस आ सकते हो, अदरवाइज तुम अपनी बाकी जिंदगी वहीं रह सकते हो। वो आदमी डर से कांप उठा और उसने विनती की, नहीं, मेरा इरादा मिस्टर दिग्गज को नाराज करने का नहीं था। प्लीज मुझे जाने दो, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। उस आदमी को बॉडीगार्ड्स घसीट कर ले गए। फलक ने उसे झटकने के बाद जल्दी से अपनी जीन्स ऊपर खींची। उस आदमी की चीखने की आवाज दूर चली गई। फिर उसके करीब आने वाले कदमों की आवाज आई। हु आर यू, डोंट कम हियर। फलक सोफे पर सिमट गई। वो एक घायल साही की तरह थी जिसके लिए हर कोई संदेह में था। उसने बोतल का ढक्कन खुलने की आवाज सुनी और उसमें पुदीने की खुशबू आ रही थी। वो इतनी डर गई कि उसने फैन स्विंग शुरू कर दिया। तुम मुझे क्या गंध दे रहे हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मिस, घबराओ मत, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। ये दवा है जो दिमाग को तरोताजा कर देती है। क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? फलक ने महसूस किया कि उसके शरीर में बेचैनी धीरे धीरे दूर हो गई और उसकी दृष्टि साफ हो गई। उसने अपनी आंखें उठाईं और अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा। ये सूट पहने एक जेंटलमैन था। तुमने मुझे बचाया। थैंक यू। ये हकीकत में कोई था जिसने उसे बचाया। फलक ने मुस्कुराहट के साथ उसका धन्यवाद किया। मिस, थोड़ी देर आराम करें। मैं किसी से आपके चेहरे को धोने और माथे पर लगी चोट का इलाज करने के लिए पानी लाने को कहता हूँ। फलक उठ खड़ी हुई, लेकिन उसमें ज्यादा ताकत नहीं थी। वो लड़खड़ाती हुई डाइनिंग टेबल पर गई और गीले तौलिए से अपने माथे पर लगा खून पोंछा। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, इट डजंट मैटर, थैंक यू, मैं पहले आगे बढ़ूंगी। वो एक डिजास्टर से बाल बाल बच गई, लेकिन उसके पास अपने साथ आए कठिन समय और दुखों पर विलाप करने का भी समय नहीं था। रियलिटी में एक प्रॉब्लम थी जिसका समाधान अभी भी होना बाकी था। उसकी माँ अगले दिन ऑपरेशन के लिए जा रही थी और उसे पैसे की जरूरत थी। फलक होटल से बाहर चली गई। बाहर निकलते समय उसने बहुत ध्यान आकर्षित किया क्योंकि बहुत से लोग उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बात कर रहे थे। होटल के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसने खुद को घूमते हुए कांच के दरवाजे में देखा। उसके माथे पर खून का धब्बा था, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी शर्ट के कुछ बटन गायब थे और उसकी जीन्स फटी हुई थी। वो खुद पर हंसते हुए मुस्कुराई। उसने अपना सिर ऊपर उठाया ताकि उसके आंसू उसकी आंखों में ही रहें। उसे दुख तो नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि उसे अपनी माँ के सामने उस हालत में नहीं जाना चाहिए। उसे उस रात अपने हॉस्टल में वापस लौट जाना चाहिए और अगली सुबह कहीं और से पैसे जुटाने चाहिए। वो उस रात निश्चित रूप से बदला लेगी। उसे बहुत दयनीय महसूस हुआ। वो पलटी और वहां से जाना चाहती थी। सीढ़ियों से उतरते समय उसका पैर हवा में रुक गया। होटल के प्रवेश द्वार पर कुछ आलीशान कारें खड़ी थीं। रेट्रो फेस्टिव लालटेन के नीचे कई बिजनेसमैन खड़े थे। उनमें से एक ने हल्के से मुस्कुराया, जो बेहद खूबसूरत लग रहा था। टू बी कंटिन्यू।